बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बेलन में ऐंठन। तो हमारे पास ये एक बेलन है इस प्रकार से, और बेलन में ये जो है ये इसकी मुख्य अक्ष है, इसकी जो रेडियस है वृत्ताकार भाग की वो स्मॉल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। और इसमें जो यहाँ फाई है, ये फाई अपरूपण कोण है इसका, और यहाँ ये थीटा ये ऐंठन कोण कहलाता है। और इस बेलन की जो लंबाई है वो स्मॉल एल के रूप में है। तो जब यहाँ इसमें ऐंठन उत्पन्न होती है तो ए बी स्थिति से जो है फाई कोण बनाते हुए, अपरूपण कोण बनाते हुए इसकी स्थिति ऊपरी सरफेस की ए बी डैश हो जाती है। तो हम देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। माना कि एल लंबाई तथा आर त्रिज्या के ठोस बेलन की कल्पना करते हैं। ठोस बेलन का ऊपरी सिरा कसकर नीचे के सिरे को पर नीचे वाला जो सिरा है ऊपरी सिरे को कस दिया, नीचे वाले सिरे पर हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखीय बल आरोपित करते हैं। तो इस स्पर्श रेखीय बल के कारण बेलन के पृष्ठ पर बेलन का जो पृष्ठ है इस पर खींची गई रेखा ए बी की स्थिति ए बी डैश हो जाती है। इसमें अपरूपण विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसके कौन सी विकृति उत्पन्न हो रही है, ये अपरूपण विकृति आ जाती है। यहाँ फाई अपरूपण कोण तथा थीटा जो है ऐंठन कोण कहलाता है। बात करें हम ट्रायंगल बी ओ बी डैश में, तो बी ओ बी डैश में बी ओ डैश बी डैश तो कितना है, थीटा एंगल है। देख सकते हैं हम कि ये रहा बी ओ डैश बी डैश, ये कितना एंगल है, थीटा एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, यानी कि थीटा का हम संबंध देखते हैं थीटा एल और आर में, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर के रूप में ये संबंध रहता है। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल यहाँ देखें जो चाप है वो कितना है, बी बी डैश के रूप में है। तो बी बी डैश इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल बी ए बी डैश में। तो ट्रायंगल बी ए बी डैश में जो एंगल है बी ए बी डैश वो कितना है, फाई है। तो फाई इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन स्मॉल एल, क्योंकि यहाँ यदि हम इसकी बात करें इस फाई के लिए, तो फाई के लिए ये इसकी रेडियस होगी। इसकी रेडियस कितनी होगी, चाप का मान कितना होगा, बी बी डैश हो जाएगा चाप। तो और चाप के अलावा यदि हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल एल के रूप में, ये स्मॉल एल फाई के लिए। तो फाई इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन स्मॉल एल। तो बी बी डैश इज इक्वल टू फाई इंटू एल, ये इक्वेशन मिलेगी हमें। तो जो बी बी डैश इज इक्वल टू आर थीटा और बी बी डैश इज इक्वल टू फाई एल, यानी कि ये दोनों वैल्यू बी बी डैश की है, चाप की है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों को हम बराबर करते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 को, तो यहाँ से अपरूपण विकृति फाई इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल के रूप में हमें मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो बेलन है, बेलन में हम एकांक ऐंठन की बात करें तो एकांक ऐंठन के लिए बलयुग्म ज्ञात करने के लिए ठोस बेलन में स्मॉल एक्स त्रिज्या तथा डीएक्स मोटाई के
बेलन की कल्पना करते हैं। जो बेलन है उस बेलन में एक छोटे से पार्ट dx मोटाई वाले की बात करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ हम ये dx मोटाई हमने ली और x जो है त्रिज्या ले रहे हैं हम इस मोटाई के बेलन की बात करें, और यहाँ ये जो फाई ये एंगल है फाई ये अपरूपण कोण हो गया, और यहाँ बी ओ डैश बी डैश ये हो गया आपके थीटा कोण, जिसे कहते हैं हम ऐंठन कोण कहते हैं। ये ऐंठन कोण हो गया। अब एकांक ऐंठन के लिए बलयुग्म ज्ञात करने के लिए ठोस बेलन में हम x त्रिज्या और dx मोटाई के बेलन की कल्पना करते हैं। तो बलयुग्म लगने पर बेलन में अपरूपण कोण, बेलन में जो अपरूपण कोण है फाई, वो बनेगा फाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू एक्स के रूप में। तो अपरूपण कोण का मान कितना होगा थीटा अपॉन एल इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ जो स्मॉल आर है तो यहाँ रेडियस तो पहले वाले की बात करें तो रेडियस आर थी, अब रेडियस हम क्या ले रहे हैं स्मॉल एक्स, यानी कि जो छोटा बेलन ले रहे हैं उसमें एक पार्ट उसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल एक्स, तो यहाँ थीटा अपॉन एल इंटू एक्स। यह विकृति क्या कहलाती है आपके, यह विकृति अपरूपण विकृति के बराबर होती है। ये विकृति किसके बराबर होती है, अपरूपण विकृति के बराबर होती है। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक ईटा इज इक्वल टू अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति होता है। तो ईटा इज इक्वल टू अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति कितनी है अपने पास फाई। तो अपरूपण प्रतिबल एन फाई, अपरूपण प्रतिबल का मान कितना हो जाएगा यहाँ से एन फाई के रूप में हो जाएगा। तो अपरूपण प्रतिबल बराबर एन थीटा अपॉन एल इंटू एक्स, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की फाई की, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर के आएगी एन थीटा एक्स अपॉन एल के रूप में। जब बेलन के निचले सिरे पर स्पर्श रेखीय बल आरोपित करते हैं तो बल निम्न प्रकार से लगता है। बल बराबर प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल, क्योंकि प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल के रूप में। तो डी एफ हम बल ले रहे हैं और प्रतिबल का मान हो गया आपके एन थीटा एक्स अपॉन एल इंटू परिधि का मान। अब यदि परिधि क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है तो परिधि को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे मोटाई से, तो परिधि को हमने मोटाई से मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। जो एक्स त्रिज्या का हम बेलन ले रहे हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो 2 पाई एक्स इंटू मोटाई कितनी होगी डी एक्स। तो डी एफ इज इक्वल टू 2 पाई एन थीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एल, ये हमारे पास जो जाएगा बल। अब बात करते हैं बलयुग्म की। तो बलयुग्म वही बलाघूर्ण, तो टो इज इक्वल टू तो बलयुग्म की बात करें तो यानी कि बलाघूर्ण तो x इंटू डी एफ, यानी कि बल इंटू दूरी इंटू लगने वाला बल, जिस बिंदु पर बल लग रहा है उस बिंदु की मुख्य अक्ष से दूरी। तो डी टो इज इक्वल टू x इंटू डी एफ की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम इस इक्वेशन से, डी एफ की वैल्यू रख दी हमने यहाँ 2 पाई एन ईटा 2 पाई ईटा थीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एल के रूप में रख दी। तो डी टो इज इक्वल टू 2 पाई एन थीटा एक्स की पावर 3 डी एक्स अपॉन एल के रूप में ये हमें मिलता है। अब हमने ये जो बलाघूर्ण लिया है बलयुग्म लिया है, ये केवल हमने एक स्मॉल डी एक्स मोटाई वाले और एक्स त्रिज्या के छोटे उसमें से एक अल्पांश की बात की। अब हम जो है संपूर्ण बेलन के लिए बलयुग्म की बात करेंगे, तो इसका क्या कर देंगे हम समाकलन, यानी कि
आर का मान 0 से लेकर के पूरे बेलन की त्रिज्या के स्मॉल आर है वहाँ तक हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो हमारे पास जो है पूरे बेलन के लिए बलयुग्म आ जाएगा। तो आइए हमने यहाँ इसका समाकलन कर दिया। तो x की पावर 3 का समाकलन कितना हो जाएगा, x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 के रूप में। अब इस पर लिमिट लगा दी और इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास टो इज इक्वल टू पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2l। तो पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2l इंटू थीटा के रूप में ये पद मिलता है। तो हम इस पूरे कांस्टेंट वाले पद को c के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट को c के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे और ये c कहलाता है आपके ऐंठन गुणांक। तो c इज इक्वल टू पाई ईटा आर 4 अपॉन 2, यानी कि इसे हम शॉर्ट में ध्यान रखने के लिए इस तरह से भी ध्यान रखते हैं कि पाना R4, पाना यानी कि पा से पाई, ना से ईटा और R4 आर की पावर 4 अपॉन 2l, ठीक है। इस तरह से ट्रिक से हम इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये कहलाता है आपके ऐंठन गुणांक पाना R4 अपॉन 2l के रूप में। अब हम यहाँ अलग अलग केस पे बात करते हैं। केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन हो, थीटा कितना है 1 रेडियन है, तो क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन है, ये थीटा 1 रेडियन है, तो टो भला गुण जो है वो किसके बराबर होगा, ऐंठन गुणांक c के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाना R4 अपॉन 2l के बराबर रहेगी। अब देखिए केस सेकंड लेते हैं हम। केस सेकंड में क्या होता है, यदि बेलन कैसा है, खोखला बेलन है, तो बलयुग्म कितना होगा देखिए। अगर बेलन खोखला बेलन है तो टो इज इक्वल टू पाई ईटा थीटा अपॉन 2l। अब r की पावर 4 है, अब r की पावर 4 के स्थान पर हम जो है r, जिसे खोखला बेलन है तो बाहर की त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, हम इस तरह से लेते हैं बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। तो R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4, जहाँ R2 क्या है बाहरी वृत्ताकार पृष्ठ की त्रिज्या और R1 क्या है आंतरिक वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कहलाती है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, छड़ या दंडों में बंकन। छड़ या दंडों में बंकन यानी कि बंकित छड़ों में बैंड आ जाना, उसे कहते हैं बंकन। तो समझेंगे कि बंकन क्या होता है। यहाँ से कई बार जो है एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, जब किसी छड़ के दोनों सिरों पर एक बल युग्म आरोपित करते हैं तो छड़ की आकृति वृत्ताकार चाप के रूप में हो जाती है। छड़ के इस प्रकार अपने तलों से मुड़ना छड़ या दंडों में बंकन कहलाता है। यानी कि छड़ का मुड़ना, दोनों सिरों पर भार आरोपित करेंगे तो एक बल युग्म लगेगा और छड़ कैसे हो जाएगी, बंकित हो जाएगी, तथा उस तल को बंकन तल कहते हैं। इस मुड़ी हुई स्थिति में उत्तल पृष्ठ की लंबाई में वृद्धि और अवतल पृष्ठ की लंबाई में संकुचन होता है। इन दोनों तलों के मध्य एक तल और उपस्थित होता है जिसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, उदासीन पृष्ठ कहते हैं। तथा बलयुग्म के कारण छड़ में उत्पन्न विकृति को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। जो छड़ में विकृति आई है हमारे पास उसे क्या कहेंगे हम, अनुदैर्ध्य विकृति। तो जैसे हमारे पास PQ करके एक छड़ है और इस छड़ के P और Q दोनों सिरों पर हमने क्या किया, कोई बल आरोपित किया, ठीक है। तो बल आरोपित करने पर इस छड़ के अंदर जो है विकृति उत्पन्न होगी, मुड़ जाएगी छड़। तो
छड़ के इस तरह से जैसे हमारे पास मुड़ गई। तो ये रहा इसका ऊपरी भाग, इसे कहते हैं हम उत्तल पृष्ठ, और ये रहा इसका निचला भाग, इसे कहते हैं हम अवतल पृष्ठ। तो यहाँ ऊपरी भाग जो उत्तल पृष्ठ है, इसमें तो लंबाई में वृद्धि और इसमें लंबाई में क्या होगा, संकुचन। यानी कि उत्तल भाग में तो लंबाई में वृद्धि होगी, जबकि अवतल भाग में लंबाई में संकुचन होता है। और ये रहा है डॉटेड जो लाइन है यहाँ आपके, इसमें ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन वाला जो मध्य तल है, इस मध्य तल में की लंबाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहते हैं हम उदासीन तल। आगे आइए बात करते हैं बंकन आघूर्ण की। तो ये इस तरह से एक बंकित छड़ है, ठीक है, इस पर एक बलाघूर्ण कार्य कर रहा है इस तरह से, और ये इस चाप की रेडियस हो गई, और ये हो गया आपके एंगल थीटा। दो बिंदु ले रहे हैं हम, ए डैश, ए डैश, बी डैश, इस तरह से। तो यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जब छड़ के दोनों सिरों पर बलयुग्म आरोपित करते हैं तो छड़ एक वृत्ताकार चाप के रूप में हो जाती है, तथा बलयुग्म हटाने पर छड़ में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है, जो छड़ को प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इस बलयुग्म को हम कहते हैं बंकन आघूर्ण। तो हमने छड़ पर बल आरोपित किया, बलयुग्म आरोपित करने से छड़ बंकित हो गई, और जैसे ही हम अब ये जो हमने बलयुग्म बाहर से लगाया, इस बल युग्म के विरुद्ध एक आंतरिक बलयुग्म और कार्य करता है, जो छड़ को वापस उसकी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। अब चित्र में बंकन छड़ को प्रदर्शित किया गया है। इसमें उदासीन पृष्ठ बिंदु ए व बी हैं। उदासीन पृष्ठ बिंदु कौन से हैं, ए और बी। बिंदु ए डैश बी डैश जो कि ए बी से स्मॉल जेड दूरी पर स्थित है। तो ये रहे ए डैश और ये रहा बी डैश, जो यहाँ से इनसे स्मॉल जेड डिस्टेंस पर ये स्थित है। बल लगाने के बाद बिंदुओं ए व बी की स्थिति ए डैश बी डैश हो जाती है। जब हमने बल आरोपित किया तो ए बी की स्थिति कहाँ चली जाती है, ए डैश बी डैश पर चली जाती है। तो लंबाई में होने वाला परिवर्तन बराबर कितना होगा, ए डैश बी डैश की लंबाई में से किसको हम माइनस कर देंगे, ए बी की लंबाई को। तो हमारे पास ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश का मान कितना है, आर प्लस जेड की, इसकी जो त्रिज्या है कितनी है, आर प्लस जेड इंटू थीटा। यदि हम ए डैश बी डैश चाप की बात करें तो चाप बराबर आर थीटा होगा, क्योंकि हम देखते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एल अपॉन आर, यानी कि चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो यहाँ से हम चाप की लंबाई की बात कर रहे हैं, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर थीटा के रूप में। तो आर यहाँ बात करें तो आर कितना होगा, उसका रेडियस आर प्लस जेड, यानी कि आर तो उस चाप की त्रिज्या थी ही सही, और जेड जो है ए से ए डैश ए बी से जो है इसकी दूरी जेड है, तो टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी, आर प्लस जेड इंटू, और थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू थीटा, तो आर प्लस जेड इंटू थीटा ये बनेगी। अब ए बी चाप की लंबाई की बात करें तो ए बी चाप इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो लंबाई में टोटल परिवर्तन हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आर थीटा प्लस जेड थीटा माइनस आर थीटा, तो इज इक्वल टू हमारे पास आता है परिवर्तन कितना आएगा, जेड थीटा के रूप में। अब हम फाइंड आउट करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति हम फाइंड आउट करेंगे। तो अनुदैर्ध्य विकृति हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो होने वाला परिवर्तन कितना है, जेड थीटा के रूप में है। होने वाला परिवर्तन जेड थीटा, और पूर्व अवस्था में कितनी थी लंबाई, आर थीटा के रूप में।
तो परिवर्तन यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो जेड अपॉन आर और इसकी अनुदैर्ध्य विकृति हमें मिलती है। अब हम फाइंड आउट करेंगे दंड के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक। जो छड़ है उस छड़ के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक फाइंड आउट करेंगे। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमें फाइंड आउट करना, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ से समीकरण 1 से हमने यहाँ से वैल्यू रखी ये, तो z अपॉन आर अनुदैर्ध्य विकृति की वैल्यू रख दी, तो y इंटू जेड अपॉन आर। अब जो छड़ है, छड़ के अनुप्रस्थ काट पृष्ठ से स्मॉल z दूरी पर अल्पांश क्षेत्रफल dA पर बल युग्म निम्न प्रकार होता है। जो छड़ है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का जो उदासीन पृष्ठ है उससे z दूरी पर जो अल्पांश हम ले रहे थे और उस अल्पांश का क्षेत्रफल हम dA लें, तो उस पर जो है लगने वाला बल युग्म किस प्रकार का होगा वो देखिए। तो dF बराबर प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल, तो dF इंटू प्रतिबल तो हो गया आपके y इंटू जेड अपॉन आर और क्षेत्रफल कितना है उसका dA, तो dF इज इक्वल टू y अपॉन आर जेड इंटू dA, ये इसका जो है बलागुण हो जाएगा। अब बात करें बंकन आघूर्ण की, तो बंकन आघूर्ण को हम जो है dg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बंकन आघूर्ण dg इज इक्वल टू जेड, यानी कि उसकी दूरी कितनी है z है, इंटू लगने वाला बल युग्म वो कितना है dF है। तो dg इज इक्वल टू जेड इंटू वाई अपॉन आर इंटू जेड dA, यानी कि dF की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने। तो dg इज इक्वल टू बंकन आघूर्ण हो जाएगा आपके जेड स्क्वायर वाई अपॉन आर इंटू dA। अब हम बात करें संपूर्ण काट की, तो संपूर्ण काट क्षेत्रफल के लिए, तो संपूर्ण काट क्षेत्रफल के लिए बंकन आघूर्ण की बात करें तो g इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, समेशन कर देंगे हम इसका जेड स्क्वायर dA, तो g इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, g इज इक्वल टू वाई अपॉन आर इंटू IG। तो यहाँ जेड स्क्वायर dA को हमने किससे रिप्रेजेंट किया IG से, जो कि ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ये पूरा पद क्या कहलाएगा इसका, ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण। तो IG यहाँ ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण होता है। अब देखिए IG का मान ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण कैसे होगा, यदि छड़ आपके आयताकार है तो उसके लिए IG का मान कितना होगा BD की पावर 3/12 BDQ अपॉन 12 के रूप में होगा, जहाँ B जो है छड़ की लंबाई होती है और D छड़ की चौड़ाई होती है। आप लोगों ने ये जड़त्व आघूर्ण पढ़े होंगे। तो जो बेलनाक आयताकार जो छड़ है उसका जड़त्व आघूर्ण, आयताकार छड़ का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा BDQ अपॉन 12। तो B तो लंबाई और D चौड़ाई। यदि छड़ आपके जो है बेलनाकार है तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा IG इज इक्वल टू पाई R की पावर 4/4 के रूप में होगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेंगे कैंटिलीवर। थैंक यू।